द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। लेकिन अर्थ समझने के लिए हम इसकी जब परिभाषा लिखते हैं द्विगु समास की, तो द्विगु समास की परिभाषा लिखते हैं कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तथा उत्तर पद समूह का बोध कराए, समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। अच्छा, द्विगु समास ऐसे भी लिखा जाता है और द्विगु समास में हम वो द्विगु ऐसे भी लिखते हैं। दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। परिभाषा इसकी एक बार पुनः आप कंफर्म कर लीजिए कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। ये तो मूल परिभाषा है जिसे आप जानते हैं। अर्थ समझने के लिए हम ऐसी परिभाषा का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। इसको समझने की जरूरत है। काहे, किस लिए, क्यों उत्तर पद ही प्रधान होता है इसमें भी। जैसे इससे पहले हम जो तत्पुरुष समास पढ़े हैं तो उसमें भी ये बताया गया कि प्रायण उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष, यानी जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यहां भी उत्तर पद प्रधान होने की बात होती है। क्यों? पहला कारण यह है क्योंकि यह जो है तत्पुरुष का भेद है। दूसरा कारण यह है कि जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया तभी स्पष्ट होगा, और उदाहरण हम एक ले लें तत्पुरुष समास यानी द्विगु समास का कि पंचवटी। अब इसमें दो शब्द हैं, जैसा कि आप जानते हैं, दो पद हैं। पहला है पूर्व पद यानी पंच, जिसे हम पूर्व पद कहते हैं, और दूसरा है उत्तर पद, जिसे हम क्या कहते हैं, वटी जो है वो उत्तर पद है। अब यहां जो हमने लिखा है जिसको हमें सिद्ध करना है कि उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष होता है। वट उत्तर पद है, वट मतलब होता है वर्गद, और वर्गद विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, और कहा गया पंच यानी पांच वर्गद। तो वर्गद की विशेषता ये संख्यावाची विशेषण जो होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये विशेषता बता रहा है इसका भी। और ये पद प्रधान इसलिए है क्योंकि जो पूर्व पद है पंच शब्द को यह वटी शब्द पूर्ण कर रहा है, इसलिए प्रधान है। अगर इसको अलग कर दिया जाए तो पंच का मतलब पांच हो गया, वटी का मतलब बरगद हो गया। ठीक, वट बरगद। अब दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तो बरगद की विशेषता यह बता रहा है और बरगद के समूह का बोध करा रहा है। और दूसरी बात, वट क्या है, वो उत्तर पद प्रधान है और विशेष है, और विशेष है, और विशेष का यह पंच शब्द जो है वो विशेषण यानी विशेषता बता रहा है कि पांच बरगदों का समूह है। इसलिए जो ये लिखा जाता है ना कि उत्तर पद इसका भी प्रधान होता है और विशेष होता है, ये भी सही है। तो आइए इसके कुछ उदाहरण हम जानते हैं। परिभाषा आप नोट कर सकते हैं।
जैसे पहला उदाहरण है जिधर हम लिखेंगे समस्त पद और इधर करेंगे समास विग्रह। समस्त पद में जैसे हमने लिख दिया नवग्रह, नव ग्रहों का समूह। दूसरा हमने लिख दिया दोपहर, दो पहरों का समूह। तीसरा हमने लिख दिया चवन्नी। अक्सर पूछा जाता है चवन्नी यानी चार आनों का समूह। चौथा लिखा अठन्नी, आठ आनों का समूह। अगला पांचवा लिखा चौराहा, चार रास्तों का समूह। छठा लिख दिया चतुर्युग, चार युगों का समूह। तो ये इसके उदाहरण है। जिसका पहला पद आप देख लीजिए, जो समस्त पद है यानी समास है, पहला पद क्या है? संख्यावाची है। अगर आपको द्विगु समास पहचानना है, बड़ा सरल होता है द्विगु समास। वैसे सबसे सरल जो है आपके हर प्रत्येक समास में दो समास सबसे सरल माने गए हैं, एक द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास। इसको पहचानने में बहुत ज्यादा समस्या आपको नहीं होती है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा, जैसे नौ है, दो है, अठन्नी, चौराहा, चतुर्युग। ठीक है, ये सारे क्या हैं? पहला पद संख्यावाची यानी संख्या का बोध कराते हैं और दूसरा पद समूह का बोध कराते हैं। और जहां आपको पहला पद संख्यावाचक मिल जाए वहां आप तुरंत द्विगु समास पहचान सकते हैं। और इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं चाहे तो। मैंने इतना उदाहरण लिखा है आपके लिए, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः परिभाषा पे आप जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद समूह का बोध कराए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है। नवग्रह, दोपहर, चवन्नी, अठन्नी, चौराहा, चतुर्युग, अभी कह दें तिरंगा कह दें, उसके बाद में चारपाई कह दें, अष्टाध्यायी कह दें, दुराहा कह दें, नवरत्न कह दें, खडरस कह दें। ठीक है, इस प्रकार बहुत से ऐसे उदाहरण है। अष्ट सिद्धि कह दें, चतुर्मुख कह दें, त्रिवेणी कह दें, पंजाब कह दें, सतसई कह दें, सप्त सिंध कह दें। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो द्विगु समास के उदाहरण हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है। अब आइए दूसरे समास पे चर्चा करते हैं। और यहीं पर आपका तत्पुरुष समास का भेद भी खत्म हो जाता है। अब अगला जो आपका समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में द्वंद्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा, या परस्पर हम कह सकते हैं, मतलब वास्तविक अर्थ में हम कह सकते हैं परस्पर विरोधी। जब दो ऐसे शब्द योजक चिन्ह के साथ या बिना योजक चिन्ह के साथ परस्पर जो है साथ में बैठते हैं और वो विरोधी होते हैं।
विरोधी अपने गुण के कारण भी हो सकते हैं, विरोधी अपने जो है जेंडर के कारण यानी लिंग के कारण भी हो सकते हैं। गुण और लिंग के कारण जब विरोधी होते हैं तो वहां पर द्वंद्व समास होता है, और द्वंद्व का मतलब ही होता है झगड़ा या परस्पर विरोधी। आप साधारण उदाहरण आप देख लीजिए, भाई और बहन, एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए कि भाई बहन, अब योजक चिन्ह के साथ भाई और बहन लिखा है। अब आप ही मानिए, आप तो खैर भाई बहन होंगे, कि क्या अक्सर भाई और बहनों में पड़ती है? ना ज्यादा तो दिन में एक बार तो झगड़ा हो ही जाता होगा। तो ये क्या है? परस्पर विरोधी है यानी द्वंद्व है, और द्वंद्व में और छिपा होता है। योजक चिन्ह का मतलब होता है और। इस प्रकार इसकी जो परिभाषा बनती है द्वंद्व समास की, वो यह बनती है कि जिस समस्त पद का या जिस समास का उभय पद प्रधान, कौन सा पद प्रधान हो? उभय। जिस परिभाषा इसकी है कि जिस समस्त पद, या आप समास भी लिख सकते हैं यहां पर, का उभय पद, उभय पद प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। उभय का मतलब होता है दोनों। आप ये जानकारी रखें इसको कि उभय का मतलब होता है दोनों, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो। और इसकी परिभाषा संस्कृत में जब बनती है तो कहते हैं प्रायेण उभय पद प्रधानों द्वंद्वा, यानी जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब दोनों पद प्रधान इसलिए होता है क्योंकि दोनों पद जो होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं, गुण के आधार पर और लिंग के आधार पर यानी जेंडर के आधार पर। अब एक ही पद अगर लिखा जाए, केवल एक पद लिखा जाए, तो दूसरा पद बिना दो पद के समास होता नहीं है। इसलिए इस समास के दोनों पद विरोध मतलब प्रधान इसलिए हैं क्योंकि दोनों पद जब रहेंगे तभी झगड़ा हो सकता है, तभी एक दूसरे में तुलना हो सकती है। झगड़ा का मतलब कि एक दूसरे में तभी तुलना हो सकती है, गुण के आधार पर या जेंडर के आधार पर। जैसे माता पिता लिख दिया गया तो माता का जेंडर अलग है, पिता का जेंडर अलग है। तो यही इसकी परिभाषा है। इसके कुछ उदाहरण आप लिख लीजिए, जैसे माता पिता। अब ये समस्त पद है, और जब इसका हम विग्रह करेंगे तो योजक चिन्ह और में बदल जाएगा और लिखा जाएगा क्या? माता और पिता। दूसरा, भाई बहन, भाई और बहन। तीसरा, सुख दुख। अब दो उदाहरण तो आपके समझ में आया था, लेकिन जब सुख और दुख आया तो देखो, सुख और दुख दोनों के गुण अलग हैं। सुख में जहां मनुष्य असीम आनंद का अनुभव करता है, वहीं दुख में जो है चिंतित हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं कि नहीं? विरोधी हैं। जब सुख रहता है तो दुख नहीं रहता, और जब दुख रहता है तो सुख नहीं होता है। इसलिए दोनों परस्पर विरोधी हैं, और इसीलिए ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। और इसका जब विग्रह करेंगे तो लिखा जाएगा सुख और दुख। दूध दही, दूध दही। राजा प्रजा, राजा और प्रजा।
ऐसे और उदाहरण देख सकते हैं, गुण दोष, गुण और दोष, खरा खोटा, खरा और खोटा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, जीवन मरण हो गया, घर द्वार होगा, गंगा यमुना हो गया, ऊपर नीचे हो गया, आचार विचार हो गया, आचार व्यवहार हो गया, घी शक्कर हो गया, छोटा बड़ा हो गया, दाल भात हो गया, दाल रोटी हो गया, पापुड़ हो गया, पूर्व पश्चिम हो गया, राधा कृष्ण हो गया, राजा रंग हो गया, लोटा डोरी हो गया, हानि लाभ हो गया। अनेक उदाहरण हैं जो योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं और जिनके बीच में विग्रह करते समय और शब्द का लोप होता है, और विग्रह जब हम करते हैं तो और शब्द उभर करके सामने आ जाता है। वही क्या है, द्वंद्व समास है। दूसरी बात, दोनों शब्द जो साथ में बैठते हैं योजक चिन्ह के साथ, वो परस्पर विरोधी होते हैं। ये भी एक जानकारी है द्वंद्व समास की। इसीलिए इसकी परिभाषा लिखी गई है कि जिस समस्त पद का या जिस समास का उभय पद प्रधान होता है, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। और उदाहरण हमने लिखा है, एक बार आप पुनः उदाहरण देख सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, दूध दही, राजा प्रजा, गुण दोष, खरा खोटा। इससे और कम से कम 10 उदाहरण और अपनी उत्तर पुस्तिका में आप नोट कर सकते हैं। और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बाद जो है द्वंद्व समास के बाद आपको बहुब्रीहि समास में पढ़ाना है और अव्ययी भाव समास पढ़ाना है। दोनों समास पढ़ाएंगे और समास पढ़ाने के बाद फिर अलंकार पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।